गुड मॉर्निंग। आज की क्लास में हम लोग कांट के बारे में पढ़ेंगे। इमैनुअल कांट। जब इमैनुअल कांट के बारे में जानते हैं तो कुछ इनकी थ्योरी को समझते हैं सबसे पहले, और कुछ फिलॉसफी की जो प्रियोर कंडीशंस थे, फिलॉसफी में जो अर्लियर सिस्टम्स डेवलप हुए थे, उनके बारे में भी थोड़ा चर्चा कर लें। एक बार हम रिकॉल एंड देन अपने कांट के बारे में चर्चा करते हैं। देखिए, सबसे पहले हमने कहा कि जो वेस्टर्न फिलॉसफीज हैं वो मेनली टू पार्ट्स में बटे हुए थे। कौन कौन सा? एक था हमारा जो सेंस ऑर्गन्स की एक्सपीरियंस पे ज्यादा ध्यान देता था, दैट मीन कि इंद्रियानुभव पर बहुत ध्यान देता था। दूसरा ये था कि जो केवल और केवल बौद्धिकता, रैशनलाइजेशंस पे ध्यान देता था। बुद्धिवादी दार्शनिक कहते थे कि रैशनलाइजेशन मतलब बौद्धिकता इतनी अधिक है व्यक्ति या हर एक चीज में कि वो बौद्धिकता के बल पे दुनिया के सारी ज्ञान को हासिल कर सकता है। दूसरा कहता है कि नहीं, बौद्धिकता नहीं, केवल और केवल अनुभव के आधार पर ही चीजों को जानी जा सकती है, ज्ञान हो सकता है। ये दोनों ही मत बहुत ही एकांगी थे। इन दोनों ही मतों के बाद एक सिस्टम आया जब ह्यूम के स्तर में दर्शन संशयवाद के स्तर पे पहुंच चुका था, एंड बुद्धिवाद के स्तर पे भी एक बहुत बौद्धिक भरी बातें जो आम जीवन से कोई सरोकार जिस बातों का नहीं था। इस हद में जब दर्शन अपने आप को दो धारा में बांट लिया तो फाइनली कांट का उदय होता है, और कांट आते हैं और उन्होंने इंद्रियानुभववाद और बौद्धिवाद, रैशनलाइजेशन एंड एम्पिरिसिज्म का समन्वयन वो करते हैं। तो कांट के बारे में कहा जाता है कि बड़े महात्मा आदमी थे, बहुत ही शांत, सरल एंड सुव्यवस्थित जीवन ये जीते थे। इनके दर्शन भी बहुत ही दुरूह और बहुत ही शांत चित्तता के साथ अध्ययन करने वाला दर्शन है। इनके दर्शन के लिए आपको रिग्रेस मतलब एक कठोर मानसिक परिश्रम की जरूरत होगी इनको समझने के लिए, और इसीलिए हैवीवेट दार्शनिक के रूप में फिलॉसफी में माने जाते हैं। कांट के दर्शन से एक आध प्रश्न तो निश्चित ही हर साल आ ही जाते हैं, और कहीं ना कहीं कांट की जो पूर्वापेक्षा या पश्चात अपेक्षाएं हैं, मतलब कांट की जो दर्शन की एप्लीकेशंस हैं, वो तमाम अन्य जगह भी एप्लीकेबल होते हैं। इसीलिए कांट को फिलॉसफी में एक हैवीवेट दार्शनिक माना जाता है। तो थोड़ा सा सबसे पहले हम इनके बारे में जान लें कि कांट थे कौन। ये जर्मन दार्शनिक थे, जर्मन फिलोसोफर थे, और इनकी जो दर्शन है वो स्पेशली क्रिटिसिज्म वाली दर्शन है। क्रिटिसिज्म का मतलब हुआ आलोचनात्मक। आलोचना का मतलब क्या हुआ कि इनके दर्शन कैसा था? आलोचनात्मक दर्शन, क्रिटिसिज्म, आलोचनात्मक दर्शन। अर्थात इन्होंने जो बुद्धिवाद और अनुभववाद दोनों के बीच का इन्होंने समन्वय किया था। बुद्धिवाद प्लस अनुभववाद, इन दोनों ही दर्शन को इन्होंने मिलाया, दोनों का समन्वयन किया, और दोनों के जो एकांगी अर्थात यूनिलैटरल पक्ष थे उनको मिला के दर्शन को एक परिपक्वता या मैच्योरिटी देने का इन्होंने प्रयत्न किया। इसमें सबसे पहले कहा जाता है कि थोड़ी सी जब हम लोग कांट की चर्चा करते हैं तो कहा जाता है इनिशियली कांट बुद्धिवाद से प्रभावित थे, वुल्फ एंड लाइबनीज के प्रभाव में थे ये। बाद में कांट में जब ह्यूम को पढ़ा कांट ने, तो इन्हें लगा कि नहीं, जो बुद्धिवादी दर्शन है वो एक पक्षीय है, और ह्यूम का दर्शन भी है वो भी एक पक्षीय है। फाइनल जाके वो संशयवाद में बदल जाता है। अतः एक ओरिजिनलिटीज के लिए, एक फंडामेंटलिज्म, एक मूल रूप से दर्शन को जानने के लिए हमें दोनों को मिलाना जरूरी होगा। तो इसीलिए कांट ने अपने दर्शन की शुरुआत किससे की? आलोचनात्मक दर्शन से। आलोचनात्मक दर्शन का मतलब यह हुआ बुद्धिवाद की भी आलोचना करेंगे और अनुभववाद का भी आलोचना करेंगे, और दोनों ही आलोचना के बाद दोनों ही दर्शन का समन्वयन करेंगे। अर्लियर क्या थे कांट? अर्लियर ये लाइबनीज एंड वुल्फ के प्रभाव में थे, और वुल्फ के प्रभाव में थे, वुल्फ के प्रभाव में। बाद में इन पर ह्यूम का भी प्रभाव पड़ा, बाद में ह्यूम का भी प्रभाव पड़ा। ह्यूम कौन? वही ह्यूम जो संशयवाद मतलब अनुभववाद के जो सुप्रीम बॉस रहे, अनुभववाद की जिन्होंने चरम पे पहुंचाया, और अनुभववाद अंतिम में किस पे पहुंच चुका? संशयवाद में पहुंच चुका था। तो कांट ऐसे टाइम में हुए। तो कांट ने अपने दर्शन का नाम क्या रखा? आलोचनात्मक। कई बार कांट के ही दर्शन को समीक्षावाद भी कहा जाता है। समीक्षावाद, समीक्षा का अर्थ भी वही होगा कि दर्शन के दोनों ही एकांगी पक्ष की उन्होंने समीक्षा की, समीक्षा करने के बाद विल डिस्कशन किया, डिस्कशन करने के बाद उनका समन्वयन किया। तो कांट के दर्शन को समझने से पहले हमें कांट के बारे में, कांट की जो कुछ मूलभूत अवधारणाएं थी उनको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले लिखते हैं कांट के अनुसार ज्ञान की जो अवधारणा है वो क्या है। तो थोड़ा समझिए, कांट ने कहा था कि ज्ञान की अवधारणा
कांट से पहले ज्ञान की अवधारणा कितनी थी? बुद्धिवादी किसको मानते थे कि बुद्धि ही ज्ञान की जननी है, बुद्धि में ही सारा ज्ञान सन्निहित है, बुद्धि से ही ज्ञान का प्रस्फुटन एंड क्या होगा, पुष्पित एवं पल्लवित होता है। बाद में जब टाइम आया, अनुभववादी क्या कह रहे हैं कि ज्ञान का क्या स्रोत और अनुभव या जो कुछ भी है वो केवल और केवल अनुभव ही है। कांट ने कहा कि नहीं, मन की भूमिका जो बुद्धि या मन है, इन्होंने कहा मन की भूमिका दो तरह से है। वैसे तो अपने आप में अनुभववादी की तरह ही मन में अपना कोई सिस्टम नहीं होता, ज्ञान नहीं होती, लेकिन ये भी बात है कि जब सेंस ऑर्गन्स से उन्हें सारी की सारी जानकारी सेंस ऑर्गन्स से ही आती है। सेंस ऑर्गन्स का मतलब ये हुआ कि अनुभवजन्य ही संस्कार उसके अंदर आता है, लेकिन वो जो संस्कार है वो निरीह होता है, निर्जीव होता है, संस्कार का अपने आप में कोई महत्व नहीं होता। मन का काम क्या है कि मन सक्रिय होके उन्हीं संवेदन को जो संस्कार आ रहे हैं उनका संरूपण करता है और उसी फॉर्मेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन से एक ज्ञान को प्राप्त करता है। मतलब ये होगा कि अनुभववाद वाली बातें भी ठीक हुई कि बिना अनुभव, बिना सेंस का बौद्धिकता कुछ नहीं हो सकती, और ये भी है कि बौद्धिकता भी बिना सेंस ऑर्गन की कुछ नहीं कर सकती। इसीलिए ज्ञान न तो जन्मजात होता है और इसीलिए ज्ञान न तो केवल अनुभव पे ही निर्धारित होता है। यदि जन्मजात बुद्धि होती तो इसका मतलब होता कि हर व्यक्ति को सब चीजों की समान ही अनुभूति होती, और यदि अनुभव आधारित ही होता तो एक ही अनुभव हर व्यक्ति में समान अनुभव ही प्रदान करता। लेकिन होता क्या है कि एक ही अनुभव है, हमारे लिए वो कुछ अलग एक्सपीरियंस, आपके लिए कुछ अलग एक्सपीरियंस होता है। आखिर इसके कैसे? तो कहा गया है कि सेंस ऑर्गन एक रिसोर्सेस के रूप में, कच्चे माल के रूप में तो देता है, लेकिन जो बुद्धि है वो अपने आधार पे उन रॉ मटेरियल्स को रिकंस्ट्रक्ट करता है, रिफॉर्म करता है, क्लासिफिकेशन करता है और उन आधार पे ज्ञानों की संरचना करता है। तो मतलब ये हुआ कि इन्होंने अपनी समीक्षावाद में सबसे पहले किसकी चर्चा की थी? इन्होंने सबसे पहले चर्चा की ज्ञान के स्रोत के रूप में। सबसे पहले इन्होंने किसकी चर्चा की? ज्ञान के स्रोत। दरअसल है क्या, हमने कई बार कहा था कि पूरा जो फिलॉसफी है, पूरा फिलॉसफी क्या है? दो टर्म्स में हमने कहा था, एक मेटाफिजिक्स है, मतलब तत्व मीमांसा, तत्व क्या है दूसरा, और दूसरा क्या है? ज्ञान मीमांसा, कि मतलब ज्ञान क्या है, ज्ञान जो आप समझ रहे हो वो सही है, गलत है, उसका सोर्सेस क्या है, उसकी ऑथेंटिकेशंस क्या है, उसके प्रूफ्स क्या है, इन्हीं चीजों पे पूरी का पूरी। तो कांट ने भी पहले ही दो चीजों को ध्यान रखा। तो कांट ने इन आधार पे क्या कहा कि सबसे पहली जो चीजें होंगी मतलब ज्ञान, तो कहा कि बौद्धिकता को अपने आप में बुद्धि के पास कोई ज्ञान नहीं है, लेकिन इंद्रियों के द्वारा जो सेंसेशन मिलता है वो भी अपने आप में सक्षम नहीं है कि ज्ञान प्रदान करे। तो मन का काम यह है कि उन्हीं चीजों को वो अपने तरीके से रिकंस्ट्रक्ट करे, रिफ्रेम करे और उससे ज्ञान की प्राप्ति हो। तो ये हो गया ज्ञान की स्रोत का मतलब समझते हैं। मतलब क्या होगा? इंद्रिय से आता तो है, मतलब इंद्रियानुभव से क्या आता है? इंद्रियानुभव से रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल का मतलब होगा सामान्य सूचियां, सामान्य जानकारी मात्र, जानकारी या संवेदना मात्र। इसके बाद क्या होगा? इसके बाद बुद्धि इसे अपने तरीके से निरूपित करती है। इसके बाद बुद्धि इसे अपने तरीके से निरूपित करती है। मतलब ये हुआ, हमने कहा था ना समीक्षा या समन्वयन। इसका मतलब क्या हुआ कि इंद्रियानुभव और बौद्धिकता दोनों को फिर भी इन्होंने क्या किया? मिक्सअप कर दिया। अब एक तो ये हो गया स्रोत। अब बात करते हैं, कांट ने डिसाइड किया कि ज्ञान की पद्धति क्या होगी। पद्धति का मतलब हुआ फ्रेम ऑफ रेफरेंस, सिस्टम कैसे होंगे, किस आधार पर आप ज्ञान का डिस्कशन करते हो। तो यहां भी उन्होंने समन्वयन किया। कैसे? तो दूसरी टर्म इन्होंने चर्चा की ज्ञान की पद्धति। जब ज्ञान की पद्धति की बात करेंगे तो सबसे पहले थोड़ा समझ लो, बाद में नोट कर लेंगे हम लोग। ज्ञान की पद्धति में आप क्या समझते हो? अभी तक हमने माना था कि ज्ञान की दो पद्धति हैं। कौन कौन सा? दोनों जगह हमने इंद्रियानुभववाद में और बुद्धिवाद में इसकी चर्चा की थी। एक होता है हमारा जो कहता है निगमनात्मक तर्क, और दूसरा होता है आगमनात्मक तर्क। थोड़ा सा चीजों को समझ लीजिए, यदि पहले नहीं भी समझे होंगे तो यह क्लियर हो जाएगा।
सामान्यतः जो नॉलेज है या सामान्यतः जैसे सिस्टम्स की हम बात करते हैं, जिस रिजल्ट की बात करते हैं, वो दो आधार पर डिसाइड किए जाते हैं। एक होता है आगमनात्मक, जिसको सिंथेटिक कहते हैं, और दूसरा होता है एनालिटिकल, जिसको कहते हैं निगमनात्मक। सिंथेटिक संश्लेषणात्मक का मतलब ये होगा, आगे तो कोड टर्म्स में इसको हम समझाएंगे, पहले थोड़ा टर्म समझिए। जैसे कुछ चीजें ऐसी हैं कि हमने नाम कहा, उसी से चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। जैसे हमने कुंवारा कहा, कुंवारा कहने का मतलब ये है कि वो व्यक्ति, उस व्यक्ति की शादी नहीं हुई है, उसके पति नहीं होंगे या पत्नी नहीं होंगे, उसके स्पाउस नहीं होंगे, ठीक है। तो ऐसे जो टर्म्स हैं, जैसे हमने कुंवारा कह दिया, कहने का मतलब ही हो गया कि आप चीजों को समझ गए कि वो अविवाहित है। कुंवारा कहने का मतलब हमें अविवाहित कहने की जरूरत नहीं होगी। अविवाहित कहने की मतलब ये होगा कि यदि हमने कुंवारा कह दिया तो अविवाहित करने की जरूरत, मतलब अविवाहित कहने की आवश्यकताएं नहीं होंगे, ठीक है। लेकिन कुछ टर्म्स ऐसे होते हैं जिसमें आपको कुछ चीजें बतानी होती है। लाइक मान लो हम रोज की चर्चा की, तो रोज लाल रंग का है। अब रेड रोज की बात करेंगे तो ये कंफर्म नहीं है कि क्या होगा, क्योंकि रोज कहते ही रोज का रेडनेस कंफर्म नहीं होता। गुलाब कहने से ही गुलाब की लालिमा का निर्धारण नहीं होता। गुलाब काली भी हो सकते हैं, पीली भी हो सकते हैं, नीली भी हो सकती है। तो मतलब ये हुआ, एक टर्म में हमने कहते ही आप चीजों को समझ गए। एक ऐसा है जिसमें कहने के बाद आपको अनुमान करना पड़ेगा। जैसे हमने गुलाब की चर्चा की, तो गुलाब के कलर का अनुमान करना होगा, ये हुआ संश्लेषणात्मक, सिंथेटिक। और एक टर्म हमने कुंवारा कहा, इसका मतलब है कि उसको कहते ही आपने समझ लिया कि वो अविवाहित होगा। ये टर्म ऐसा है जिसका नाम है विश्लेषण, एनालिटिक्स। विश्लेषण का मतलब होगा उन्हीं शब्दों को तोड़ मरोड़ के, उन्हीं चीजों के आधार पे जो चीज पहले से ही प्रदत्त है उसी को दूसरे रूप में आप कहते हो। ये होता है विश्लेषणात्मक ज्ञान या विश्लेषणात्मक चीजें। और आगमनात्मक हमने क्या कहा, कुछ चीजें हैं जिसकी हम कल्पना करते हैं। जैसे हमने रोज की बात की, तो आप कल्पना करोगे कि कौन सा कलर होगा, कैसा होगा, सुंदर होगा, असुंदर होगा, जैसा भी जो चीजें होंगी, ठीक है। तो कांट से पहले जब हम लोग आते थे तो ये दो धरे में बटा हुआ था। एक धरा ये कहता है कि बौद्धिकता अनुमान के द्वारा आधारित होती है, मतलब बौद्धिकता अनुमान पे, मतलब सिंथेटिक की बात करता है। दूसरा कहता है कि नहीं, ज्ञान आधारित होंगी अनुभव के आधार पे, मतलब होगा कि जिन चीजों का हमें पहले ही अनुभव हो चुका, जिन चीजों को हम पहले ही जान चुके हैं, उन्हीं के बारे में। तो ये क्या हो गया, विश्लेषण। आपको पहले आपने किसी दूसरे रूप में उसे जाना, अब तीसरे रूप में हम उसके को निष्कर्षित कर रहे हैं उन्हीं पॉइंटों के आधार पर। तो ये जो पुरानी चीज दिए गए चीजों से निष्कर्ष निकालते हो, ये निष्कर्ष हो गया एनालिसिस या विश्लेषण। आगमनात्मक क्या हुआ, किसी पूर्व पक्ष के आधार पे अग्रिम पक्ष की किसी फॉरवर्ड कंडीशंस की आप कल्पना कर लेते हो। ये जो कल्पना है इसको कहते हैं संश्लेषणात्मक। अब देखिए, ज्ञान की इन दोनों पद्धति में, इससे पहले क्या था, दोनों ही अलग अलग पद्धति थी, आगमनात्मक और विश्लेषणात्मक। जब कांट आते हैं तो कांट ने कहा ये दोनों पूरी तरह ही यूनिलैटरल नहीं है, पूरी तरह एकांगी नहीं है, इन दोनों के बीच में भी समन्वयन है। कहीं कहीं प्रागानुभविक संश्लेषणात्मक निर्णयन भी होता है। मतलब क्या है, इसको थोड़ा सा और डिटेल समझिए। जो संश्लेषणात्मक ज्ञान होगा, इसका मतलब क्या होगा कि संश्लेषण होगा, मतलब भविष्य की आप कल्पना करेंगे, अनुमान करेंगे। पूर्वापेक्ष के रूप में आपको उन चीजों के बारे में पता नहीं होता है। लेकिन जो विश्लेषणात्मक है, इसका मतलब है कि पहले से ही उन चीजों का ज्ञान है, केवल निरूपण आप दूसरे रूप में कर रहे हो। ये दोनों ही पक्ष जब एकांगी आधार पर जाएंगे तो कहा जाता था कि जो पूर्वा पक्ष है, मतलब संश्लेषणात्मक ज्ञान, सिंथेटिक की बात करें तो उसमें पहले का अनुभव नहीं है। मतलब इसमें क्या है कि उत्तर अनुभव, मतलब अनुभव के बाद ही आप जान पाएंगे कि चीजों का क्या है। एक टर्म है जो विश्लेषणात्मक की बात करते हो, प्रागानुभविक है। प्रागानुभविक का मतलब अनुभव से पहले से ही आपको पता है। कुंवारा का मतलब हो गया जो विवाहित या अविवाहित, मतलब जो आप कहते हैं कि कुंवारा कहने का मतलब ही पता चला कि वो अविवाहित है। इन चीजों के लिए कोई जरूरी नहीं है कि किसी कुंवारे व्यक्ति को आपने देखा होगा और वो विवाहित नहीं हो, ऐसा तो जरूरी नहीं है। कुंवारा हमने कहा, इसका मतलब ही आप चीजों को समझ गए, ठीक है। सस्त्रिंग, सस्त्रिंग एक दर्शन में एक टर्म आता है कि खरगोश के सींग, चूंकि ये होते ही नहीं है, आकाश कुसुम, आसमान में उगने वाले फूल, ये दर्शन के कुछ टर्म्स है। जब कोर टर्मिनोलॉजीज आंसर राइटिंग में आएंगे तो इन टर्म्स की चर्चा करवाएंगे। अभी थोड़ा विश्लेषणात्मक रूप से चीजों को समझिए। तो कुछ ऐसी चीजें जो संभव ही नहीं है, जब संभव ही नहीं है मतलब पूर्वापेक्षा, तो इसमें दो टर्म्स आएंगे। जो सिंथेटिक वाला है, संश्लेषणात्मक दर्शन है हमारा, उसमें क्या होगा कि आपको अनुभव की अपेक्षाएं होंगी। अनुभव की अपेक्षाएं होंगी का मतलब अनुभव होने के बाद ही किसी निष्कर्ष पे पहुंचेंगे। लेकिन जो पूर्व, जो ये है
मतलब जो निर्णयात्मकता है, ऑब्वियस सी बातें हैं, वो पुरानी ही चीजों से डिडक्ट हो रहा है, निगमन हो रहा है। तो कांट ने क्या किया, इन दोनों को मिलाया और कांट ने ये कहा कि कुछ चीजें ऐसी भी हैं जिसमें अनुभव और कल्पना दोनों एक साथ हो सकते हैं। ये अपने आप में बड़ा विरोधाभासी है। बाद में बहुत लोगों ने विरोध किया इनका, इस मान्यता पे बहुत सारे प्रश्न उठे, लेकिन हम अपने दर्शन में जब आएंगे तो इन चीजों की भी चर्चा करवाएंगे। तो थोड़ा इनको भी नोट कर लीजिए। ज्ञान की जो पद्धति की उन्होंने बात की है, तो ज्ञान की पद्धति कैसी होगी, तो नोट कर लीजिए। ज्ञान की पद्धति, कांट ने ज्ञान की पद्धति, सिस्टम ऑफ नॉलेज की बात की है। तो अभी तक हमने क्या माना, बेसिक सा। इससे पहले ज्ञान की पद्धति कौन सी है, एक है सिंथेटिक, संश्लेषणात्मक, और दूसरा क्या है, विश्लेषणात्मक, एनालिटिकल। एनालिटिकल। अब ये जो संश्लेषणात्मक और विश्लेषणात्मक है, थोड़ी इन चीजों के बारे में समझिए। कांट इन दोनों का क्या करेंगे, समन्वयन करेंगे। सिंथेटिक ज्ञान का मतलब क्या होगा, ये होगा आगमनात्मक। आगमनात्मक का मतलब यह होगा कि इसमें किन चीजों की आगमन होती है, मतलब कल्पना होती है। पूर्वापेक्ष के रूप में जो चीजें हैं उनके आधार पे किसी न्यू कंसिडरेशंस या न्यू थॉट प्रोसेस की आप कल्पना कर लेते हैं, इमेजिनेशन होंगे, अर्थात इसमें इमेजिनेशन होगा। दैट मीन कि जो अर्लियर सिस्टम्स में आपको नोन है उससे समथिंग डिफरेंट की जानकारी आपको मिलेंगे, या डिफरेंट की आउटस्टैंडिंग या फाइंडिंग होंगी आपकी। तो इसमें क्या हुआ, इमेजिनेशन, मतलब कल्पना का भी एक बड़ा रोल होगा इसमें। जबकि हम विश्लेषणात्मक की बात करें तो ये क्या होगा, चूंकि इसमें आप डिडक्ट कर रहे हैं, इसमें आप एनालिसिस कर रहे हैं। एनालिसिस दैट मीन कि ऑलरेडी किसी पर्टिकुलर एग्जिस्टिंग चीज के बारे में आपको जानकारी है, केवल और केवल आप रिफॉर्म कर रहे हैं, उसे दूसरे रूप में जानकारी दे रहे हैं। मतलब ये हुआ, इसमें निर्णयात्मक या निष्कर्ष होंगे, निष्कर्ष होंगे। इसको कहा जाता है क्या, विश्लेषणात्मक निष्कर्ष। अर्थात इसमें क्या होगा, इसमें पहले से दी गई जानकारी को ही दूसरे रूप में आप बदलते हो। पूर्व जानकारी को ही अन्य रूप में प्रदर्शन। ठीक है। अब यहां देखिए, इन दो चीजों की थोड़ी सी जानकारी समझिए। जैसे जो सिंथेटिक ज्ञान होंगे, कहा जाता है जो सिंथेसिस होंगी, मतलब आगमनात्मक होंगे, आप कल्पना करेंगे। तो कल्पना करने का मतलब होगा कि कभी भी, चूंकि उसकी सत्यता तो कुछ होगी नहीं, नई बातें होंगी, और आप जो कल्पना कर रहे हो सकता है कि वो रियलिटी से डिफरेंट भी हो। और जब रियलिटी से डिफरेंट होंगी तो उसकी सत्यता पे क्या होगा, हमेशा प्रश्न चिन्ह होगा। हमेशा का मतलब हमने ये नहीं कहा कि वो सत्य होगा ही नहीं, वो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, मतलब उसकी पॉसिबिलिटीज हैं। लेकिन जिन चीजों के बारे में आप पहले से जानते हो, उनको आप दूसरे रूप में बयां कर रहे हो, तो इन बयां करने में उनकी फॉर्मेशन का चेंजिंग नहीं होगा, मतलब वो एज इट इज जैसा था वैसा ही होगा। तो एक बड़ी कंट्राडिक्शन यहाँ पॉइंट्स आपको देखने को मिलेगा। वो कंट्राडिक्टरी पॉइंट क्या है कि जो संश्लेषणात्मक ज्ञान है, इन संश्लेषणात्मक ज्ञान में हम बात करें तो ये संश्लेषणात्मक ज्ञान क्या हो जाएगा, ये नवीन ज्ञान होगा। नवीन ज्ञान का मतलब होगा इसमें जानकारी तो आपको नवीन होंगी, लेकिन ये नवीन ज्ञान अनिवार्य होगा या नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं है। मतलब ये होगा, इसकी नेसेसिटी नहीं होगी, अनिवार्यता की गारंटी नहीं, अनिवार्यता की गारंटी नहीं। मतलब क्या होगा, ये होगा ही, इस बात का कोई कंफर्मेशन नहीं है। जबकि हम इसमें बात कर लें, जो विश्लेषणात्मक है, इसकी चर्चा करें तो ऑलरेडी ये पहले से ही आप जानते हो, अर्लियर डिडक्टेड सिस्टम है, चीजों को पहले से ही आप जान रहे हैं। तो मतलब ये होगा, इसमें जो ज्ञान होंगे वो अनिवार्य तो होंगे, नेसेसिटी तो होंगे, इसके निर्णय अनिवार्य होंगे, लेकिन परंतु क्या होगा, ये नवीनता नहीं होगी, इसमें नवीनता नहीं, अनिवार्य होंगे परंतु नवीन नहीं होंगे। अब देखो, दो चीजें हो गई। एक ज्ञान आपको वो मिल रहा है जो अनिवार्य है, कंफर्म है, जिसमें ट्रूथफुलनेस है, गलती की कोई चांसेस नहीं है, बट उसके साथ समस्या क्या है कि वो ऑलरेडी नोन है। और जब ऑलरेडी नोन है तो फिर उस ज्ञान का क्या काम, उसमें जो हम टाइम बर्बाद करें उसका क्या काम। दूसरा कंट्राडिक्टरी, एक विरोधाभासी और महत्वपूर्ण पॉइंट ये है इसका, आगमनात्मक का,
ये जो सिंथेसिस है इसमें नवीन ज्ञान की जानकारी तो होंगी, लेकिन नवीन ज्ञान की जानकारी में चांसेस हैं, पॉसिबिलिटीज हैं कि वो रॉन्ग होंगे, और रॉन्ग होंगे तो फिर हमारी ज्ञान का ही कोई महत्व नहीं। तो ये दोनों ही पक्ष आपको दिखता होगा ना, एक में एकांगीपन है, एक नई जानकारी देता है लेकिन उसकी सत्यता पे प्रश्न चिन्ह है, एक पुरानी जानकारी देता है तो उस पर अनिवार्यता है लेकिन जानकारी क्या है, पुरानी है। तो कांट ने इन्हीं चीजों को कंबाइन किया। कंबाइन करने का मतलब कहा कि नहीं, जो ओरिजिनल ज्ञान होगा वो कॉम्बिनेशन ऑफ मतलब जो सिंथेटिक जजमेंट्स हैं वो प्रागानुभविक भी हो, ऐसी चीजों का गणना है। मुद्दा ये है कि अभी तक क्या है, ये दोनों ही चीजें क्या है, एकांगी हैं, अलग अलग। कांट ने कहा कि कुछ चीजें ऐसी हैं, या ज्ञान जिसको आप कहते हो, ज्ञान वही है जो इन दोनों के समन्वयन से हो, मतलब इन दोनों को कोलैबोरेशन से जो बने वही ज्ञान है। अभी तक क्या काम है कि अनुभववाद और बुद्धिवाद में इन दोनों को अलग अलग माना जाता था, तो कांट ने अब क्या किया है, इन दोनों का समन्वयन किया है। समन्वयन का मतलब क्या हो गया, कॉम्बिनेशन। और कॉम्बिनेशन जब किया है तो कंबाइन करने का मतलब क्या हुआ, इन्होंने कहा है कि नॉलेज इज द कॉम्बिनेशन ऑफ अ प्योर सिंथेटिक जजमेंट। मतलब ये होगा कि सिंथेटिक जजमेंट जो संश्लेषणात्मक ज्ञान है और प्रागानुभविक दोनों को मिलाएंगे। मतलब इसको नोट कर लीजिए, जो ज्ञान है वो क्या होगा, संश्लेषणात्मक प्रागानुभविक, संश्लेषणात्मक प्रागानुभविक जानकारी की समष्टि। कांट ने जो डेफिनेशन दिया ज्ञान का वो क्या है, ज्ञान क्या है, ज्ञान जब आप चर्चा करेंगे तो कहा गया ज्ञान क्या है, कहा गया कि संश्लेषणात्मक प्रागानुभविक जानकारी की समष्टि। अब ये संश्लेषणात्मक प्रागानुभविक जानकारी क्या होगा, थोड़ा और डिटेल कर लें, हमें लगता है ये अब चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। जैसे देखो ये जो सिंथेटिक है ना, ये क्या हमारा अनुभविक होगा या प्रागानुभविक होगा। अब ऐसी बात है, ये अनुभविक होगा, आप अनुभव करेंगे, ऐसा भी चीजें होंगे। और ये जो चीजें विश्लेषणात्मक, ये क्या होगा, इसमें अनुभव की आवश्यकताएं नहीं होंगी, चूंकि आप नहीं भी, जैसे हमने कहा किसी कुंवारे को देखने की जरूरत नहीं है कि उसकी शादी हुई है या नहीं हुई है। हमने शब्द कहा, बिना अनुभव से हम मान लेंगे कि कुंवारा मतलब वो शादी नहीं हुई होंगी। आकाश कुसुम है तो इसका मतलब है कि उसकी एग्जिस्टेंस नहीं होंगे, स्काई में या स्पेस में फ्लावर तो होंगे नहीं, कुछ है नहीं, इसका मतलब है कि शब्द से ही हमें जानकारी मिल गई। अब यहां जो इन्होंने इन दोनों को मिलाया कि जो ज्ञान है, नॉलेज है, वो क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ, या एक इसको हम लोग कहते हैं समग्रता। समग्रता का मतलब इंटीग्रिटी ऑफ किसका, सिंथेटिकली एप्रियोरी जजमेंट। एप्रियोरी का मतलब हुआ जिसमें हमें किसी अनुभव की जरूरत नहीं होगी, अर्थात संश्लेषणात्मक प्रागानुभविक जानकारी की जो समष्टि होंगी उसी से ज्ञान होगा। अब यहां ही बहुत सारा प्रश्न उठा और कांट का दर्शन का एक बड़ा मेजर सा हिस्सा इसी प्रश्न को डिस्कस एंड डिबेट करने में लगभग अपना टाइम लगाता है। बाद के टाइम में भी, आज भी, भले ही बाद में से बहुत सारे प्रश्न चिन्ह उठे, लेकिन आज भी ये बहुत हद तक रेलिवेंट होता है। और यहीं देखिए ज्ञान की ही जब चर्चा करेंगे तो एक टर्म्स और भी आएगा। कहा गया कि जहां भी ये संश्लेषित प्रागानुभविक ज्ञान की बातें होंगी, निर्णयों की बात होगी, वहीं ज्ञान की जो सच्चाई है या ज्ञान की जो रूप निर्धारण है वो कर सकते हैं, अन्यथा ये नहीं हो सकता। कैसे? इन्होंने कहा जैसे जो चीज का दो टर्म्स होंगे, एक इन्होंने कहा कि जो मैथ्स है, गणित है, गणित, और दूसरा इन्होंने कहा कि जो फिजिक्स है, भौतिकी है, इन दोनों में ही ज्ञान जो मिले उसी ज्ञान को ज्ञान कहेंगे, और वही ज्ञान उन दोनों ज्ञान में ये संश्लेषणात्मक प्रागानुभविक जानकारी की समष्टि संभव है। कैसे है, इन बात को थोड़ा सा और समझिए। इन्होंने क्या कहा, जैसे कहां इन्होंने कहा कि जो संश्लेषित प्रागानुभविक निर्णय है वो कहां कहां होता है, संश्लेषित प्रागानुभविक निर्णय की समष्टि ही ज्ञान है, की समष्टि ही ज्ञान है। अब यहां प्रश्न है ये होगा कहां कहां, तो कहा गया कांट ने कहा ये दोनों होते कहां है, गणित में होते हैं, मैथ्स में होते हैं एंड फिजिक्स में होते हैं। ये फिजिक्स एंड मैथ्स में होते हैं। तो थोड़ा मैथ्स की बातें चर्चा कर लें, फिर फिजिक्स की चर्चा कर लेते हैं।
कहा जाता है जो गणित का ज्ञान है उसमें ये होंगे। कैसे होंगे? सामान्यतः जो चीजें हम समझते हैं गणित में, कहा जाता है गणित का जो रूल्स है वो क्या है? यूनिवर्सल रूल्स है। अभी तक जहां तक हमारी जानकारी है, हमारी जानकारी इन द सेंस कि रेने डेकार्ट की जब हमने चर्चा की थी अर्लियर क्लासेस में कभी, तो रेने डेकार्ट में हमने क्या पढ़ा था? डेकार्ट ने कहा है कि हो सकता है कि हम सपने में हों और जो शैतान है वो एबिल्स हमें अभी तक कह रहा हो कि 2 + 3 = 5, हो सकता है भविष्य में ये बदल जाए। तो इस अर्थ में हमने कहा कि चलो वो भविष्य में बदले या नहीं बदले वो डिफरेंट मुद्दा। अभी तक जो हमारी जानकारी, अभी तक जिन चीजों को हम समझते हैं उस आधार पे तो कम से कम ये कंफर्म है कि गणित का ज्ञान सार्वभौम अनिवार्य है। मतलब यदि 2 + 3 जोड़ेंगे तो 5 होगा ही, 5 + 9 जोड़ेंगे तो 14 होगा ही। अब यहां इस आधार पर यदि हम बात करें तो ये क्या है? इसकी अनिवार्यता है और सार्वभौमिकता है। अनिवार्यता और सार्वभौमिकता का मतलब ये होगा कि ये कंफर्म भी है, हर व्यक्ति के लिए होगा और हर स्पेस टाइम में होगा। जहां भी पूरी दुनिया में जाएंगे तो 2 + 3 5 ही होगा। तो ये जो यूनिवर्सल एन, इसकी ऑथेंटिसिटी एक परमानेंट टाइप्स है। ये किसको शो करता है? ये शो करता है कि वो एनालिटिकल ज्ञान है। अब एनालिटिकल का मतलब क्या होगा? प्रागानुभविक है, अनुभव की आवश्यकता नहीं है। दूसरा ये कहता है कि गणित के ज्ञान में कई बार ऐसा सिस्टम बनता है कि हम कुछ नई चीजों को भी प्राप्त करते हैं। जैसे 2 + 3 को जब जोड़ते हैं तो वो जब 5 होगा तो 5 का जो कॉन्सेप्ट है अपने आप में वो समथिंग संश्लेषणात्मक है। संश्लेषणात्मक का मतलब कैसे है, इस बात को थोड़ा समझिए। ये बहुत टफ टर्म्स होंगे, इन्हीं को समझेंगे तो चीजें कवर हो जाएंगी बहुत हद तक। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल में इसको आप समझिए, मैथ्स में कैसे होता है। इन्होंने क्या कहा? सपोज 2 + 3 = 5। अब ये जो मुद्दा है छोटे लेवल पर जब आप सोचेंगे तो आपको ये सामान्यतः पता चलेगा कि 2 + 3 5 तो होता ही, 2 + 3 का मतलब ही 5 हो गया। लेकिन सामान्यतः ऐसा नहीं है। कैसे नहीं है? जैसे कल्पना करिए, जो लोग साइंस बैकग्राउंड से होंगे या नहीं भी होंगे तो आप ऐसा समझो, एक टर्म होता है यौगिक, कंपाउंड एंड मिक्सचर। थोड़ा अंतर होता है। कंपाउंड एंड मिक्सचर को जब समझेंगे तो इन चीजों को समझ लेंगे। कंपाउंड क्या है, मिक्सचर क्या है? छोटे बच्चे में भी अपने साइंस में पढ़ा होगा कि हाइड्रोजन H2 + O, बैलेंसिंग बाद में कर लेंगे। जब H2 + O ऑक्सीजन और हाइड्रोजन मिलता है तो ये क्या बनाता है? H2O बनाता है। ये जो हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन क्या है? गैस है। ये ऑक्सीजन क्या है? गैस है। इन दोनों को जब हम मिलाते हैं तो मिलाने के बाद बनना क्या चाहिए? ऑब्वियसली वो गैस ही बनना चाहिए। लेकिन वो बजाय गैस बनने का जब वो पानी बनता है तो ये H2O क्या है? लिक्विड है। ये सुनो, अगेन हम लोग देखें तो कहा जाता है कि H2, जो H2 है ये क्या होता है? बर्न होता है, ये जलता है। और जो ऑक्सीजन है O2, ऑक्सीजन क्या करता है? जलाता है। दोनों को मिला दिए तो ये क्या होगा? और ज्यादा ब्लास्ट होना चाहिए, लेकिन होता क्या है? ये बुझाता है। मतलब देख लीजिए, ये जलता है, ये जलाता है, दोनों को मिला दिए तो बुझाता है। कैरेक्टरिस्टिक्स बदल गए। अब देखो, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब पहली बार आपने देखा होता सपोज, तो आप पानी की कल्पना नहीं कर सकते थे। पानी का अनुभव आपको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को देख के ही नहीं पता चलेगा। क्यों? क्योंकि हवा में भी तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है ही। कहां वो पानी बन जाता है? पानी बनाने के लिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को एक पर्टिकुलर वे में, एक पर्टिकुलर निर्धारित दिशा निर्देशन के तहत मिलाना होगा, और जब वो मिलेगा तभी पानी बनेगा। अदरवाइज हाइड्रोजन की भी एनॉर्मस अमाउंट्स हैं अवेलेबल और ऑक्सीजन के भी हैं, हम यूं ही मिला लेते तो पानी की समस्या ही खत्म हो जाती। फिर हम पानी क्यों नहीं बना पा रहे हैं? दिक्कत यह है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को एक पर्टिकुलर तरीके से ही जब मिलाएंगे, और उस पर्टिकुलर तरीके को बनाना ही अपने आप में वेरी डिफिकल्ट काम है, इसलिए पानी को बनाना आज बहुत टफ है। टेक्निकली तो हम बना सकते हैं, बट इकोनॉमिकली वाइबल नहीं होगा। इकोनॉमिकली वाइबल होने का मतलब ये होगा, आप इकोनॉमिक्स में जो पढ़ेंगे तो यहाँ भी ये टर्म आएंगे कि मतलब कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसको टेक्निक पे आधार पे तो बना लेंगे। अब 1 लीटर पानी बनाएंगे 1 लाख रुपए की होंगी, तो वो पानी हम अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, तो इकोनॉमिकली हमारे रीच नहीं होंगे। इसीलिए आज पानी की समस्याएं हैं। तो प्रश्न यहाँ ये देखो, जैसे हाइड्रोजन था, ऑक्सीजन था, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स का अलग आ गया, और यही इसको कहते हैं कंपाउंड। मतलब कंपाउंड का मतलब ये होगा यौगिक में जो इसके मूल तत्व थे उससे कुछ अलग निर्णय आ जाए, इसको यौगिक कहते हैं। ओरिजिनली जो टर्म था उससे कुछ अलग निर्णय आ जाए, इसको क्या कहते हैं हम लोग? यौगिक। लेकिन अब जब चाय बनाते हो, चाय में आपने देखा होगा जितनी चीनी, जितनी चाय पत्ती या व्हाट्सएवर जो भी चीज डालते हैं, सबकी टेस्ट उसी अनुरूप आएंगे जितना आपने कंपोनेंट मिलाया है।
मतलब यह है कि चाय बनाने का कोई परमानेंट फॉर्मूला नहीं है। आपको जितनी चीनी, जितना नमक, जितना हल्दी, धनिया जो भी डालना है वो आप डाल सकते हैं और उस आधार पर ही आपके चाय बन जाएंगे। और जिन जिन चीजों को आप चाय में मिलाए हो, जितनी मात्रा में मिलाए हो, उतना ही टेस्ट अलग होगा, लेकिन बनेगा तो चाय ही। वो मिक्सचर था। मिक्सचर का मतलब था कि अपने जो कंपोनेंट्स हैं उसके, अपने जो मूलभूत चीजें हैं, उन चीजों को वो उसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसको मेंटेन रखते हैं। लेकिन कंपाउंड की खासियत क्या है कि जो अपना उसका मूल कैरेक्टरिस्टिक्स था, उस मूल कैरेक्टरिस्टिक्स को बरकरार नहीं रखता, उसके बजाय किसी नई कैरेक्टरिस्टिक्स में आता है। ये काम होता है इधर यौगिक में। कांट ने यही बात इस कंडीशंस के लिए कहा। क्या कहा, इस बात को थोड़ा ऐसे समझिए। कंपाउंड एंड यौगिक के केस में आप एक थोड़ा सा और भी समझिए। आपकी जो बॉडी की फॉर्मेशन हुई है, तो आपकी बॉडी का फॉर्मेशन कैसे हुआ है? मां के ओवम एंड फादर के स्पर्म से मिलके बना, और जब ये दोनों मिलता है तो क्या बना? एक जाइगोट बना। और 64 टाइम्स, यहां समझिए, ये दोनों मिला है, इन दोनों का डिवीजन होता चला गया 64 डिवीजन। जब 64 बार ये टूटता है तो क्या बन गया? एक होल बॉडी बन गया। उसी एक जाइगोट से आपके बाल भी बने हैं, आपके नाखून भी बने हैं, आपकी हड्डियां भी बनी हैं, आपकी आंख भी बनी है। सामान्य कंडीशन में आपको लगता है कि एक ही चीज से बना होगा, ये एक ही चीज की तरह है, लेकिन सच्चाई तो यही है कि उस एक सेल के ही डिवीजन से वो तमाम जो सेल्स थे वो अपने अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स के आधार पर, अलग अलग अरेंजमेंट्स के आधार पर डिफरेंट डिफरेंट चीज बना ली है। अब भी जो ओरिजिनल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो आपके अलग अंगों में नहीं दिख रहा है। मतलब आंख के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं आपके हड्डियों में नहीं है, हड्डियों के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो आपके बाल में नहीं है। इन ज्ञान को आप यहां ले आओ। कांट ने क्या कहा? ये जो 2 + 3 = 5 आप समझ रहे हो, तो कहा जाता है कि 2 + 3 समथिंग डिफरेंट, और जो 5 है ये समथिंग डिफरेंट। मतलब कहा जाता है कि 2 + 3 का मतलब ही 5 नहीं था। छोटे नंबर में चूंकि आपकी आदत हो गई है 5 समझने के, इसीलिए आप 5 समझ रहे हो। जो 5 है वो केवल और केवल योग नहीं है, ये योगफल है। योग नहीं, योगफल। मतलब समझ में आया कैसे? जैसे हमने चीनी का एग्जांपल दिया चाय में, कि चाय में क्या है? चाय योग है। मतलब पानी, चाय पत्ती, नमक, हल्दी, व्हाटएवर जो भी चीजें आप चाय जो भी मिलाते हैं, उन सारी चीजों को जब आप मिला देते हो तो वो चाय बनता है। लेकिन जो पानी है वो केवल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का योग नहीं है, वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के योग से समथिंग डिफरेंट है। दैट इज अ योगफल। जैसे आपकी बॉडी, आप जब बौद्ध फिलॉसफी हम लोग पढ़ेंगे, बौद्ध दर्शन पढ़ेंगे, तो ये एक मिलन पन्नो आएगा नागसेन का एक संवाद है मियांडर के साथ। उसमें यह कहा जाता है कि आप हैं क्या? तो कहा जाता है कि हम समथिंग डिफरेंट फ्रॉम आवर बॉडी ऑर्गन्स हैं। ऐसा तो नहीं है कि आपकी बॉडी का ऑर्गन्स ही है। जैसे मान लो जिस आप की हम बात कर रहे हैं, केवल आप क्या हो? केवल हाथ पैर नाक कान का समन्वय नहीं हो। यदि ये होता तो कल्पना करो, आपको ऐसे प्रिसाइज टेक्निक आ गई है कि आपकी ब्लड वगैरह लॉस नहीं होगा। हम आपके बॉडी को पूरे पार्ट काट के अलग करते और फिर उन सारे पार्ट्सों को एक साथ जोड़ देते। मतलब फिजिकली जो भी चीजें, जो भी कंपोनेंट्स हैं आपकी बॉडी के, वो अलग नहीं होते, उतनी ही रहती। लेकिन जब एक बार हम सारे पार्ट्स काट के अलग कर दें, फिर आपको जोड़ दें, तो क्या आप वो वाले आप बचोगे? नहीं। यही जिंदा और मुर्दा का फर्क आ जाता है। मतलब जिंदा आप जो है वो मुर्दे आप से अलग हैं, जबकि बॉडी का सारा का सारा कुछ तो एक तरह ही है। फिर क्या होगा? तो मतलब ये हुआ कि आप जो हैं वो केवल और केवल अपने अंगों का जोड़ नहीं है, अपने अंगों से समथिंग डिफरेंट हैं। उस डिफरेंट आइडेंटिटीज को ही योगफल कहा जाता है। तो सिमिलरली इन्होंने कहा ये जो 5 है ये केवल और केवल 2 + 3 नहीं है, ये कुछ डिफरेंट है, इसकी जानकारी है। इस आधार पर यदि हम बात करें तो इसका मतलब क्या होगा? यहां हमने अनुमान लगाया, कुछ नई चीजों की बात हुई, नई जानकारी प्राप्त हुई। अब यहां ध्यान दो, 2 चीजें। 2 + 3 = जब 5 की बात करेंगे, ये है क्या? यूनिवर्सल भी है, सार्वभौमिक तो है ही, यूनिवर्सल है, लेकिन फिर भी क्या है? एक नई भी ज्ञान है। अभी हमने क्या कहा था कि जो यूनिवर्सल होगा वो पहले का ही ज्ञान होगा, एनालिटिकल होगा, नया नहीं होगा। लेकिन कांट ने क्या कहा था कि कुछ निर्णय ऐसे भी होते हैं जो संश्लेषणात्मक होते हुए भी प्रागानुभविक हैं। तो इस आधार पर उन्होंने प्रमाणित कर दिया कि गणित में 2 + 3 = जो 5 है वो क्या है? संश्लेषित प्रागानुभविक निर्णयन है। संश्लेषित प्रागानुभविक निर्णयन। और इसी तरह के जो निर्णयन होंगे वही ज्ञान की फाउंडेशंस हैं, वही ज्ञान की पराकाष्ठा है, या जो भी कहो संपूर्ण ज्ञान यही है अकॉर्डिंग टू कांट।
बाद में एयर वगैरह कुछ लोग आए, आगे हम लोग जब एयर की चर्चा इसलिए भी नहीं करवाएंगे कि चूंकि आपने आगे का क्लास नहीं पढ़ा है, आगे जब हम लोग मॉडर्न में आएंगे थोड़ा सा कंकरेंट फिलोसफीज में, तो उसमें एयर की भी चर्चा है। तो एयर ने इनकी बहुत आलोचना की। अभी एयर को ना जानते हुए सीधा सीधा चीजों को हम समझ लें। कांट की इस मुद्दे पे आलोचना भी की गई। तो क्या आलोचना की गई? कहा गया कि कांट ने दो डिफरेंट चीजों को मिला दिया। कैसे मिला दिया? कहा कि कांट जब यूनिफॉर्मलिज्म की बात आती है, जब इंडिविजुअलाइजेशन की बात आती है, मतलब ये हुआ कि जब सार्वभौमिकता एंड सर्वव्यापकता की बात आती है, तो कांट ने क्या किया? तार्किकता की लगाई। और जब इसका संश्लेषणात्मकता की बात आती है, तो कांट मनोविज्ञान की बात करते हैं। क्योंकि ये मनोवैज्ञानिक रूप से दिखा रहा है कि समथिंग डिफरेंट है। एयर ने इसका क्रिटिसाइज किया, आलोचना किया उल्टे रूप में। कैसे? इस बात को समझ लीजिए, लेकिन अभी नोट मत करिएगा। एयर में जब आएंगे तब हम लोग चर्चा करवाएंगे, कांट की आलोचना में नोट करवाएंगे। एयर ने इस बात की आलोचना ऐसे की कि जब हम 2 + 3 = 5 इस फॉर्मेट में लिखते हैं, तब तो कांट सही दिख रहे हैं। लेकिन कांट ने क्या किया है? बड़ी चतुराई से ऐसा दिखाया है, तर्क और मनोविज्ञान दोनों को एक साथ जोड़ दिया, जबकि दोनों ही अलग अलग पार्ट्स हैं, अलग अलग जोड़ने चाहिए। कैसे? एयर ने कहा यदि हम इसको ऐसे लिख दें, 2 को ऐसे लिखें, और जो प्लस है हमारा तो प्लस, और जो 3 हमने लिखा ऐसे लिख दें, और जब ऐसे लिख दें तो हमारा ये 5 था, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। देखो अब इसमें तो कोई अंतर नहीं दिख रहा है। यदि ऐसे हम 1-1 के फॉर्मेट में नोट कर लें, तो अब आपको दिख रहा है कि ये सब कुछ जैसा है वैसा ही। तो एयर ने कहा कि इसमें मनोवैज्ञानिकता बात को जबरदस्ती डाल के कांट ने इस बात को, अपनी बातों को मनवाया। दरअसल ऐसा है नहीं। ये ऑब्वियसली 2 + 3 का मतलब जो 5 है, ये प्रागानुभाविक है, ये ऑलरेडी ही विश्लेषणात्मक निर्णय है, यदि इस रूप में हम रखें तो। ठीक है, तो एयर की आलोचना समझ गए कि कांट ने पैरामीटर्स को अलग अलग बदला था। तो खैर ये एयर की आलोचना हम लिखेंगे। अभी हम कांट की थोड़ी सी इस बारे में बात करें तो कांट ने क्या कहा था? कुछ निर्णय ऐसे हैं जो प्रागानुभाविक भी होंगे और संश्लेषणात्मक भी होंगे। इस आधार पर कहा गया ऐसे ही जो चीजें हैं वही ज्ञान का निर्माण करता है। तो चलो गणित में तो कांट ने यह बात समझा दी। अब कांट ने कहा कि भौतिकी में भी ये पॉसिबल है। भौतिकी में कैसे पॉसिबल है? कहा जाता है जो फिजिक्स है, फिजिक्स का मतलब है ऐसा सब्जेक्ट वाइज मत समझना। फिजिक्स का मतलब ये होगा कि व्हाट्सएवर यूनिवर्सल रूल्स की हम जब अध्ययन करते हैं, यूनिवर्सल रूल्स की जब हम स्टडी करते हैं, उस पर्टिकुलर चीज के दौरान आपको कॉज का कारण बनता है। कॉज रिलेशंस का मतलब ये हुआ कॉज एंड इम्पैक्ट। कॉज एंड इम्पैक्ट का मतलब हुआ कारण और कार्य के सिद्धांत होता है। ये एक यूनिवर्सल सा रूल है कि बिना किसी कार्य के, बिना किसी कारण के कोई भी कार्य नहीं हो सकता। तो मतलब है कि कारण भी है और कार्य भी है। जो कारण है और कार्य है, इसकी क्या है? अनिवार्यता है। अनिवार्यता का मतलब दुनिया में कोई भी कारण ऐसा नहीं है जिसके बिना कोई भी कार्य हो जाएगा। मतलब कार्य है तो कारण होगा। ये बात यूनिफॉर्म है एकदम। अब दूसरा मुद्दा आता है कि जो कार्य और कारण की बात करते हैं, तो एक पर्टिकुलर कारण से एक पर्टिकुलर कार्य ही होगा, ये हमेशा फिक्स नहीं है। जैसे बर्फ ही जमाना है, तो पानी को इस पर्टिकुलर तरीके से ही रखेंगे तभी बर्फ जमेगा, ऐसा नहीं है। डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम, इन तीनों को जैसे आप बदलेंगे तो बहुत लेवल पे भी वो बर्फ बन सकता है, बहुत कम लेवल पे भी बर्फ नहीं बन सकता। यदि हम, ऐसा नहीं है कि 0 डिग्री सेल्सियस पे ही पानी हमेशा बर्फ बन जाएगा। हम यदि प्रेशर को बढ़ा या घटा दें तो नहीं भी बन सकता है। तो प्रश्न ये उठता है कि कारण तो है कि पानी को जमने के बाद ही बर्फ बनेगा, लेकिन वो कैसे बनेगा, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स समथिंग डिफरेंट हो सकते हैं। अर्थात कुछ इस ज्ञान में आगमनात्मक ज्ञान भी हैं। तो मतलब क्या है कि कारण और कॉज का मतलब कारण और कार्य, इसका जो इंपैक्ट है ये तो यूनिवर्सल है, लेकिन एक पर्टिकुलर कारण से एक पर्टिकुलर कार्य का ही जन्म होगा, ये यूनिवर्सल नहीं है, कुछ डिफरेंट भी हो सकता है। तो इस आधार पर उन्होंने कहा एक तो अनुभवात्मक भी है और दूसरा इन्होंने कहा एक अनिवार्यता भी है। तो भौतिकी में भी इन्होंने इस निर्णय को ऐसे सॉल्व कर दिया। तो इन फिजिक्स कैसे होगा? भौतिकी में इन्होंने क्या कहा? कारण कार्य सिद्धांत। कारण कार्य सिद्धांत के आधार पर इन्होंने क्या की? संश्लेषित प्रागानुभविक निर्णयन की संभावना व्यक्त की। संश्लेषित प्रागानुभविक निर्णयन की बात की।
कैसे? कहा जो कारण और कार्य है, ये क्या है? कारण और कार्य, ये तो यूनिवर्सल है, ये तो सार्वभौमिक है ना कि बिना कारण का कोई कार्य नहीं हो सकता। लेकिन एक पर्टिकुलर कार्य का एक पर्टिकुलर कारण ही हो, एक पर्टिकुलर डायमेंशन ही हो, ये डिफरेंट है। लेकिन जो कारण कार्य है वो कैसा होगा ये निश्चित नहीं है, लेकिन एक खास कारण से एक स्पेसिफिक कार्य ही होगा, एक स्पेसिफिक या विशिष्ट कार्य ही होगा, यह निश्चित नहीं है। एक खास कारण से खास कार्य ही होगा, यह क्या है? यह निश्चित नहीं है। मुद्दा आपको समझ में आ गया? अब इस पर क्या कहा? ये जो कार्य कारण सिद्धांत आया, तो फिर इसको हम समझते कैसे हैं? तो इसके इन्होंने बुद्धि का इस्तेमाल किया। तो बुद्धि क्या है? कहा कि बुद्धि कारण कार्य सिस्टम का निर्माण करती है, थॉट प्रोसेस बनाती है। बुद्धि के आधार पर ही इन चीजों को हम जज करते हैं, बुद्धि के आधार पर ही हम इन चीजों को जानते हैं। ठीक है, आगे बुद्धि की प्रकार की हम बात करेंगे। कहा जाता है कैटेगरीज होती हैं, मतलब 12 कैटेगरीज हैं। तो आगे हम लोग इसके लिए एक डिफरेंट टॉपिक्स होगा, इसी में चर्चा करवा लेंगे कि बुद्धि किस आधार पर कैसे ये कारण कार्य सिद्धांत की व्याख्या करता है। आगे डिस्कशन करवा लें, थोड़ा सा पहले समझ लीजिए। तो अभी तक हमने क्या कहा था? कांट ने जब ज्ञान के बारे में बात की तो कांट ने 2 पद्धति की बात की। पहले आगमनात्मक, निगमनात्मक, उन दोनों में समन्वयन किया, पद्धति की बात हो गई। अब दूसरा ये कांट ने क्या कहा? सक्रियता और निष्क्रियता। तो सक्रियता और निष्क्रियता के आधार पे भी जो अर्लियर दर्शन था वो 2 पार्ट में बटा हुआ था। मन की सक्रियता, मन की सक्रियता का क्या रोल है? तो हमने क्या कहा? कांट क्या कह रहा है, बुद्धिवादी क्या कह रहा है कि मन ही सक्रिय होकर सारा कुछ करता है, मन में ही सब कुछ है। अनुभववादी क्या कहता है कि नहीं, मन का अपने आप में कुछ नहीं है, जो सेंस ऑर्गन्स उसे देता है उसके आधार पर वो काम करता है, दोनों अपने आप में अलग है। कांट ने क्या किया? दोनों को जोड़ दिया कि मन की सक्रियता और निष्क्रियता। तो कहा जाता है कि मन इस अर्थ में निष्क्रिय है कि उसके पास प्रियोर जानकारी नहीं है, पहले से जानकारी नहीं है, लेकिन मन इस अर्थ में सक्रिय भी है कि जो इंद्रियानुभव सेंस ऑर्गन से जो ज्ञान उसे आते हैं उसका वो रिफॉर्मेशन भी करता है। इस आधार पर मन सक्रिय होकर भी काम करते हैं। तो एक समन्वय इन्होंने क्या किया? मन की सक्रियता और निष्क्रियता, सक्रियता और निष्क्रियता। निष्क्रियता कौन कहता है? मन का कोई मतलब नहीं है, अनुभववादी ये कहता था। सक्रियता कौन कहता था? बुद्धिवादी। कांट ने कहा ये दोनों ही कंबाइंड है, दोनों ही होगा। कांट ने क्या किया? दोनों का मिलन कर दिया। कैसे मिलन कर दिया? तो मिलन इस अर्थ में किया कि अनुभव के द्वारा जो ज्ञान आता है उसको इन्होंने रिकंस्ट्रक्ट किया। तो ये हमने कई बार डिस्कशन किया। अब हम लोग बात करते हैं, कहा जाता है कि जो कांट का तत्व मीमांसा, अब ध्यान दीजिए, कांट की ज्ञान की हम लोग चर्चा कर रहे थे, क्या था? गणित और भौतिकी में तो ये 2 ज्ञान संभव थे। अब हम आते हैं तत्व मीमांसा, मेटाफिजिक्स की बात करते हैं। ये अभी किसकी बात हमने की? ज्ञान मीमांसा की बात की। तत्व मीमांसा पर जब बात करते हैं तो कांट ने तत्व मीमांसा के बारे में ये कहा कि तत्व मीमांसा हमारे समथिंग डिफरेंट होते हैं। डिफरेंट इन द सेंस उनमें जो भी चीजें हैं, तत्व मीमांसा के बारे में कांट ने कहा कि इन पे हम बुद्धि की किसी कोटि का अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि तत्व मीमांसा में यह संश्लेषणात्मक प्रगानुभविक निर्णय नहीं हो सकता, यह बुद्धि के कोटि के विकल्पों के बाहर हैं। नतीजन हम इसके बारे में किसी भी सही या सख्त निर्णय पे नहीं पहुंच सकते कि तत्व मीमांसा के बारे में किसी भी चीज की ऑथेंटिकेशन के साथ कुछ चीजें नहीं कह सकते। तत्व मीमांसा के बारे में क्या है? क्यों? क्योंकि इसमें सिंथेटिक अप्रियोरी जजमेंट पॉसिबल नहीं है। तो तत्व मीमांसा के बारे में लिखिए, कांट ने क्या कहा था? कांट का तत्व मीमांसा के बारे में ज्ञान, मेटाफिजिक्स के बारे में तत्व मीमांसा। कांट ने क्या कहा कि तत्व मीमांसा में यहां
अप्रियोरी सिंथेटिक जजमेंट पॉसिबल नहीं है, संश्लेषित प्रागैनुभविक ज्ञान यह संभव नहीं है। संश्लेषित या संश्लेषणात्मक प्रागैनुभविक निर्णय संभव नहीं है। अब जब सिंथेटिक अप्रियोरी जजमेंट यहां संभव नहीं है, इसका मतलब होगा कि तत्वमीमांसा के बारे में या मेटाफिजिक्स के बारे में अतः कुछ भी निर्णय पूर्वक कहना संभव नहीं है। कुछ भी निर्णय पूर्वक कहना संभव नहीं है। क्यों ऐसा है? कहा गया कि जो तत्वमीमांसा की बातें हैं, मतलब क्या है, ईश्वर, आत्मा, स्वर्ग, नरक, इन चीजों के बारे में कहा जाता है ये हमारे अनुभव की कोटि से बाहर हैं। और जब अनुभव की कोटि हमारी जो बौद्धिकता है, तो बौद्धिकता की जो कोटि आगे हम लोग डिस्कशन करवाएंगे, हम लोग सोचते किसमें है, टाइम एंड स्पेस में सोचते हैं। हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, टाइम एंड स्पेस। और ये जो दोनों ही चीजें हैं, ईश्वर, आत्मा आदि, ये टाइम एंड स्पेस से बियॉन्ड है। और जब टाइम एंड स्पेस से बियॉन्ड है, तो फिर हम इस पे सोच ही नहीं सकते, इस पे केवल और केवल हम तर्क ना कर सकते हैं। और जो तर्कना है, कांट ने कहा कि आपकी बुद्धि में इतनी तार्किक क्षमता है कि आप किसी भी चीज को यदि चाह लें, तो जैसे ही जिस तर्कों के आधार पर या जितनी मजबूती से आप तत्वमीमांसा के किसी पक्ष का खंडन कर सकते हो, उतनी ही मजबूती से आपकी बुद्धि तत्वमीमांसा के किसी चीजों का मंडन भी कर सकती है। मतलब आप जितने पॉजिटिव एस्पेक्ट में किसी चीज के बारे में बात कर सकते हो, उतना ही किसी चीज के नेगेटिव एस्पेक्ट के बारे में बात कर सकते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा, जहां ईश्वर, आत्मा, स्वर्ग, नरक, जन्म, मरण आदि की चर्चाएं होती हैं, डिस्कशन होती हैं, वहां कहीं भी किसी निर्णय पे नहीं पहुंचा जाता है। क्यों नहीं पहुंचा जाता है? क्योंकि जो भी चीजें हैं वो केवल हम फालतू का अनुमान करते हैं, कोई टाइम एंड स्पेस की बातें है ही नहीं। और जब टाइम एंड स्पेस की बातें नहीं है, तो हमारी बौद्धिकता जितनी मजबूती से उसके पक्ष में बोल सकती है, उतनी ही विपक्ष में बोल सकती है। इसलिए बाद में भी जब मॉडर्न वाले दार्शनिक आए, उन्होंने भी कहा कि जो तत्वमीमांसा की सिस्टम है वो निरर्थक बातें हैं। निरर्थक का मतलब उसका कोई अर्थ नहीं हो सकता, कहीं नहीं पहुंच सकता। कांट ने भी यही बात किया कि तत्वमीमांसा वाली जो चीजें हैं, इसको हम तर्क के आधार पर प्रमाणित नहीं कर सकते, क्योंकि तर्क के आधार पर जैसे ही आप प्रमाणित करना शुरू करोगे, उतनी ही अप्रामाणिकता भी आपके ही तर्क उसके बारे में लगा देंगे। इसकी भी डिस्कशन आगे हम लोग कर लेंगे। हाँ, तो फिर लेकिन एक बात ध्यान रखिए, कांट ने ये प्रश्न पूछे भी जा सकते हैं यूपीएससी में। कहा जाता है, कांट ने कहा है कि जो तत्वमीमांसा की बातें हैं वो तार्किक दृष्टि से तो पॉसिबल नहीं है डिस्कशन करना, लेकिन वो आस्था के आधार पर डिस्कशन करना है। और आस्था चूंकि हमारे लिए एक वाइटल फोर्स है, वाइटल फोर्स का मतलब सामाजिक और राजनीतिक या जो हमारी व्यक्तिगत जीवन है, उन जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। और जब जीवन के लिए महत्वपूर्ण है, इसका मतलब आस्था का सम्मान होना चाहिए। और आस्था के आधार पर यदि ईश्वर, धर्म, नरक, स्वर्ग की बात करते हैं, तो वो जायज और वो करना चाहिए, वो नेसेसिटी है समाज के लिए। हाँ, तार्किक आधार पर उसके बारे में हम कोई चीज नहीं कर सकते और किसी को हम फोर्स नहीं कर सकते कि हमने जो कहा वही मानो, लेकिन आस्था के आधार पर इस बात को कहना जरूरी है। आगे हम लोग इस बात की भी डिस्कशन करवाएंगे, ठीक है। इसी बात का अब ध्यान रखिए, एक टर्म और भी यहां चर्चा करें। जब तत्वमीमांसा की बात करते हैं तो हीगल आता है। हीगल, कांट के बाद हीगल ही हम लोग पढ़ेंगे। हीगल ने कहा नहीं, हीगल ने इस बात का विरोध किया कि कहा कि तत्वमीमांसा के बारे में हम डिस्कशन नहीं कर सकते, हम जान नहीं सकते। यही जो नहीं जानने की बात कर रहे हैं, यही तो इसका मतलब है कि हम जान गए, मतलब समझ लो। हीगल ने इनकी आलोचना की है कांट की, हीगल में पढ़ाएंगे आगे डिस्कशन। कहा जाता है, कांट ने कहा कि तत्वमीमांसा की जो बातें हैं वो अपरिगम्य है, मतलब उन चीजों को हम समझ नहीं सकते। हीगल ने कहा यही बात तो आप समझ गए कि आप कहते हो हम समझ नहीं सकते, ये नहीं समझ सकना भी तो समझना ही है। मतलब कुछ चीजें हैं जिसके बारे में हम बोल नहीं सकते, इसका मतलब है कि आप उस चीज को समझते तो हो, तभी तो बोल पा रहे हो। गेटिंग योर पॉइंट? ये टर्म हीगल में करवाएंगे, अभी आप यहां समझ लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग आते हैं, संश्लेषणात्मक विश्लेषणात्मक निर्णय की बात अब समझ में आ गया। ये भी हो गया तत्वमीमांसा एक्सेट्रा क्या होंगी, संभावनाएं क्या क्या हो सकती हैं, कहां कहां हो सकती हैं। एजेयर की आलोचना भी हो गई। तो कांट का दर्शन का मोटा मोटी एक फॉर्मेट हमारा कवर हो गया। क्या क्या कवर हुआ? कांट ने सबसे पहले अपने दर्शन को किससे, क्रिटिसिज्म से शुरू किया। इसने 2-3-4 किताबें लिखी हैं, क्रिटिक्स ऑफ प्योर रीजन, क्रिटिक्स ऑफ, और भी मतलब बहुत सारे क्रिटिक्स की किताबें इन्होंने लिखी है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में जब हम लोग आएंगे तो कांट की कुछ और भी अवधारणाओं के बारे में बात करेंगे। अभी तो ये हमने सिंथेटिक अप्रियोरी जजमेंट की बात कर ली। अब कांट टाइम एंड स्पेस को क्या मानता है, बुद्धि के विकल्प कितनी होंगी, कोटियां कितनी होंगी, उन सारी चीजों को हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन कर लेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर टुडे।